ओके, ठीक है, हम लोग एक 5 मिनट वेट करते हैं बच्चों का। तब तक आप बता दीजिएगा हम कहाँ तक आए थे, फिर हम अपन ओके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ, बताइए। जी मैम। मैम हम माँ ये एकांकी पढ़ रहे हैं और ये विष्णु प्रभाकर जी ने द्वारा लिखित है। ये माँ एकांकी जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक मनीषी नाम की लड़की रहती है, उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है, उसकी माँ विधवा हो जाती है, पर वो बहुत पढ़ी लिखी बैकग्राउंड होती है, आवाज, एजुकेटेड। पूजा, जी पूजा, मैम। आपका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है बहुत। हाँ सॉरी मैम, अभी हाँ। तो वो पढ़ी लिखी होती है, फिर भी वो घर में रहती है। फिर वो सोचती है कि मैं ये गाँव छोड़ के और अपनी बेटी को लेके कहीं पे चली जाती हूँ, वहां पे सेटल हो जाऊंगी। लेकिन इतने में ये ना मनीषी के पिता नहीं सॉरी बाबा आते हैं और वो उन्हें मनीषी को लेके नहीं जाने देते, पर वो खुद ही चली जाती है। और फिर मनीषी जो है वो मतलब बड़ी होके एक नवयुवक से लव मैरिज कर लेती है। और मनीषी जो है उसे एक मौसी उनके पड़ोस में रहती है, जो कि उन्हें बहुत भाती है। वो मौसी जो है वो उसकी माई है। तो जो डॉक्टर मनीषी के हस्बैंड का नाम था बादल। इनके बीच में जो बातचीत चलती है मनीषी को देखने के बाद, वह इस माँ कहानी में बता रहे हैं। वो बताते कि डॉक्टर उसको बोलते आँख खोल मुंह खोल, जैसे चेकअप करते हैं वैसे चेकअप करते हैं। और जो बादल है वो डर जाता है। वो पूछता है कि डॉक्टर साहब इसको हुआ क्या है, इसको कौन कोई उसको क्या हुआ है, क्या इसको कुछ भी रोग नहीं है। फिर जो डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि ये पूर्ण स्वस्थ है, लेकिन वो दिमाग से थोड़ी सी स्ट्रेस में बोलते हैं ना, उस टाइप में है। तो बादल जब डॉक्टर साहब जो है वो बार बार एक ही लाइन बोलते हैं, कहत कबीर। वो जो है उनकी एक लाइन प्रसिद्ध है, क्योंकि वो हर बात बोलने से पहले यही बोलते हैं कि कहत कबीर सुनो मेरे भाई साधो। हुआ पूजा, बीच में क्यों आपकी आवाज बंद हो गई? वो कहते हैं। तो वो जो बादल और डॉक्टर के बीच में बातचीत चलती है कि इसे क्या हुआ है। फिर वो एक तराजू का एग्जाम्पल देते हैं मनीषी को, हाँ, कि जैसे तराजू में एक तरफ वजन डाल दिया जाए और दूसरी तरफ खाली हो, तो वो एक तरफ से झुक जाता है और दूसरी तरफ से ऊपर उठ जाता है। ओके। तो मनीषी जो है वो सोचती है कि बीमारी क्या है। फिर जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि केवल सोचने की बीमारी है, इसे मेडिटेशन की जरूरत है। फिर जो मनीषी है वो इतने में मौसी आ जाती है। जो मौसी है वो मनीषी को पूछती है कि क्या हुआ कैसे हुआ। फिर वो बोलती है उसको बादल को, मनीषी जो है वो मौसी पूछती क्या हुआ, डॉक्टर आए थे। तो फिर वो बोलता है कि मनीषी को कुछ नहीं हुआ है, ये बाहर जाने के लिए बहाना कर रही है। ओके, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आए थे। जी मैम। हाँ, और मनीषी भी जिद कर रही है कि हमें बाहर जाना ही चाहिए। आप भी घर पर बैठे हो, आपको भी लगता होगा कि अब हमें भी बाहर, घर से बाहर निकलना चाहिए, है ना? लेकिन याद रहिए, आप लोगों को भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है। इसलिए आपको घर पर रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों की डिमांड यह होती है कि
हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। जैसे यहाँ हम इस एकांकिका के माध्यम से समझना चाहते हैं कि हमें आज मेडिटेशन की कितनी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता हम फिजिकली लेवल पर करते हैं, है ना? प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है जो आपको याद आ रहा होगा, हमने इसके पूर्व भी आपको बताया था, कि जैसे उन्होंने बताया कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति को हमें किन किन चीजों में बांटना चाहिए। तो पहली आवश्यकता आपको याद दिला दूं कि शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम व्यायाम करते हैं, और मानसिक तौर पर तंदुरुस्त रहने के लिए हम संगीत का सहारा लेते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इन दोनों के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन एकमात्र ऐसी चीज है जो आपके विचारों को रोक सकती है। और विचारों के साथ साथ बहने वाली हमारी मनीषी आज निर्विचार होना चाहती है, और निर्विचारिता की कोई टैबलेट हमारे इस विज्ञान ने प्राप्त नहीं करवाई आज तक। आखिरकार बादल भी और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मनीषी को इस प्रकार से हम क्या और कौन सी टैबलेट दें। आखिरकार डॉक्टर भी इस बात को मान लेते हैं, यकीन कर लेते हैं कि नहीं, अब तो एक तो प्राकृतिक धरा में ले जाना होगा या उन्हें मेडिटेशन की आवश्यकता होगी। बादल कहता है कि लौटना न हो, क्या कह रही हो तुम? यानी मतलब देखिएगा कि मनीषी आज वो कहते हैं कि हमें एक ऐसी जगह पर जाना है जहां पर केवल तुम और मैं हूं, और वो भी ऐसी जगह जाना चाहते कि जहां से हमें लौट कर आना ही नहीं है। मैं यहाँ लौटना ही नहीं चाहती है। बादल कहता आखिरकार क्यों? क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा। सच कहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई, अब पति पत्नी का प्यार होता है और पति पत्नी के साथ अपना रिश्ता निभाती है, साथ ही में बादल अपनी धर्म पति होने का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य दक्ष पति होना वह चाहता है और वो निभाता भी है। साथ ही में हमारी मनीषी भी वह कहना चाहते कि आज मुझे एक अलग सी फीलिंग हो रही है, और वो फीलिंग ऐसी है कि शायद तुम्हें मुझसे कोई छीन रहा हो। मनीषी कहती है स्वामी, स्वामी। बादल कहता बोलो, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो। मनीषी कहते हैं स्वामी, मैं कुछ नहीं जानते, मैं कुछ नहीं समझते, मैं कायर हूँ, दुष्टा हूँ। बादल कहता है आत्मनिंदा पर निंदा के समान ही पाप है। मतलब आत्मनिंदा करना या खुद का ही अपना हम जो निंदा करते हैं वह पाप के समान है मनी। और यह भी याद रखो, तुम्हारी इच्छा के बिना मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मनीषी कहती है स्वामी, स्वामी मैं क्या करूं? बादल कहते हैं कुछ नहीं, केवल अपने मन को शांत करो। कमला कहती है, आ गई वो कमला जो मौसी बनकर आई है। वह कहते बादल क्या करने लगा रे, मैं कब तक बैठी रहूंगी? बादल कहता है जोर से, अभी आया मौसी। और इसी क्षण, तुम मेरा विश्वास नहीं करती तो मत करो, इस मौसी की बात तो सुनो। पराई होकर भी कितना प्यार करती हैं, इसी के कारण तुम यहाँ हो। मेरी माँ कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे विवाह करूं। वह मौसी ने मुझे सहारा लिया, नहीं तो तुम्हारी माँ के कारण। अब देखिए, वह माँ को, अब ठीक है जो भी है, लेकिन वास्तविकता से कोई परे नहीं जा सकता। यहाँ पर मनीषी और बादल और माँ, इन तीनों की जो रिश्तों की छटपटाहट है, उन रिश्तों की छटपटाहट को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि रिश्तों की छटपटाहट कैसे होती है। वास्तव में देखा जाए तो सास और जो बहू होती है, उन दोनों का रिश्ता कुछ अलग सा बन जाता है, लेकिन वो दोनों पर डिपेंड करता है कि दोनों कैसे एक दूसरे के साथ अपना वक्तव्य निभाते हैं, कैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर बादल अपने सास के विरोध में कुछ बातें उनसे शेयर करना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी माँ के कारण। मनीषी कहती है तीव्रता से, मेरी कोई माँ न थी। उस दृष्टा का मतलब वो नाम भी नहीं लेना चाहती। देखिए क्या ऐसी मजबूरी थी मनीषी की माँ की, और कौन कौन सी हालतों का उसे सामना करना पड़ा, जिन मजबूरी के कारण उन्हें इस निष्कर्ष पर जाना मजबूर हो गया कि उसे उस बच्ची को छोड़कर जाना था। लेकिन आखिरकार माँ माँ होती है। मनीषी उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। बादल कहता है मनीषी, माँ इस संसार का एकमात्र शाश्वत सत्य है, संतान को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। एक पुरुष होने के बावजूद भी वह उसे यह समझाने का प्रयास करता है निरंतर रूप से कि माँ
ही एकमात्र ऐसा शाश्वत सत्य है और इस बात को आप सभी लोगों को गौर करना ही होगा। दोस्तों, हमने आपको इसके पूर्व भी बताया था कि माँ मानव मात्र का सबसे पहला शब्द यदि कोई होगा मानव की जुबान पर आने वाला, तो वो होता है माँ। माँ का उत्तरदायित्व क्या होता है, यह माँ जब अपने साथ होती है ना तब पता नहीं चलता, लेकिन माँ 2 दिन के लिए भी घर से बाहर चली जाती है ना, तब बात का यकीन हो जाता है कि माँ अपने लिए क्या होती है ना। जब घर में वह होती है तब हमारे आगे पीछे थाली लेकर दूध का गिलास लेकर घूमती है, तब अच्छा नहीं लगता है, तब बोर हो जाते, चिल्लाते हैं समय पर, है ना। ये आपकी कहो या हमारी कहो, लेकिन दैट्स रियलिटी, आप उसे यकीन करो या न करो। शायद पूजा हमारी फीलिंग को समझ रही होगी, क्योंकि अभी अभी उनकी माँ घर से बाहर थी और कैसे घर की जिम्मेदारी को ढूंढना पड़ता है, हर जिम्मेदारी को मम्मी कैसे संभालती है, घर में आने वाले लोगों को कितना ख्याल रखती है, हमारा बच्चों का कितना ख्याल रखती है। हम लोग शायद इन सभी चीजों से वाकिफ नहीं रहते, लेकिन जब माँ चली जाती है 2 दिन के लिए तब हमें यकीन हो जाता है। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर भी हो रही है, क्योंकि वह कहता है बादल कि मनीषी तुम इस शाश्वत सत्य से बिल्कुल बेखबर हो, क्योंकि संतान को उसका अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस वाक्य को आप सभी लोग 5 लोग जुड़े, हमें काट दीजिएगा। तो 5 लोगों ने ये इस वाक्य को पूरे अपने सुपर कंप्यूटर में डाल देना है कि आपको याद रखना है कि हमें हमारे माता पिता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया आप? यस मैम। हाँ, क्या आप आपके पेरेंट्स को पूरा पूरा अधिकार देते हो बोलने का? यस मैम। देखिए, कई लोगों के घर में हम लोग देख चुके हैं कि जैसे मम्मी और बेटी में बनती नहीं है, पापा और बेटे में नहीं बनती है, दोनों घर से बाहर चले जाते हैं या दोनों की घर में एंट्री भी नहीं होती है। तो आप लोगों का जो रिलेशन होता है वह रिलेशन एक फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रैंकली रिलेशन होना चाहिए, है ना। बिल्कुल हम कहे कि बेटी और माँ में कोई ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए, और वो अंतर कब नहीं होगा, जब आप उन्हें अपनी अच्छी सहेली मानोगे और माँ भी अपनी हर बात को आपके साथ शेयर करेगी, तब ये सारी बातें पॉसिबल हो सकती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ इस पेज में जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो एंड हो चुका है इस पेज का, तो इसमें एकमात्र वाक्य जो आप लोगों के लिए अत्यावश्यक है वो यही है कि एक पुरुष होने के बावजूद भी स्त्री की संवेदनाओं को समझने वाला हमारा बादल उस स्त्री की मानसिकता को समझ सकता है, शाश्वत सत्य को समझ सकता है, लेकिन एक नारी होने के बावजूद, अपनी खुद की बेटी होने के बावजूद भी मनीषी उस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप मनीषी की जगह पर होती तो आपका उत्तरदायित्व क्या होता, यह हमारा प्रश्न है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मनीषी को पता था कि वो उसकी माँ है? बिल्कुल नहीं। यदि पता होता तो वो उसके साथ इस प्रकार का बर्ताव करती ही नहीं। आपका उत्तरदायित्व क्या होता? चलिए, आपका उत्तरदायित्व आगे पता चल ही जाएगा। जैसे हमने इसके पूर्व हर एकांकिका को स्टार्ट करने से पहले बता दिया है कि उस एकांकिका को स्टार्ट करते समय जो पात्र हम आपके सम्मुख रखते हैं, उन पात्रों में आप लोग अपने आप को डाल दो कि मैं मनीषी बनना चाहती हूँ, मैं बादल बनना चाहता हूँ, या मैं कमला बनना चाहती हूँ। आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दे, कोई भी लेखक, कोई भी साहित्यकार, न तो वो पुरुष होता है न ही वह नारी होता है, बस वह तो एकमात्र मानव होता है, और आपको भी बस मात्र मानव बनना है और मानव के अलावा कुछ भी नहीं बनना है। इतना क्लियर हो गया है अभी आपको? आगे बढ़े? यस मैम। ओके। गमन, तीव्र संगीत और मनीषी कई क्षण ठगी से शून्य में ताकती है और फिर बोल उठती है। मनीषी कहती है, क्या क्या कह गई वह? माँ इस संसार का एकमात्र सत्य है,
संतान को उसका अपमान नहीं करना चाहिए, संतान को उसका अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए से सा उत्तेजित होकर। नहीं नहीं, यह गलत है कि संतान को माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन माँ संतान का अपमान करे तो, माँ दुष्टा हो तो, मेरी माँ दुष्टा है, राक्षसी है, उसने मुझे बर्बाद किया, मेरे जीवन में कांटे बोए, अपने स्वार्थ के लिए मेरा गला घोटा। नहीं नहीं, संतान के माँ का अपमान करने की बात गलत है, एकदम गलत। देखिए, मनीषी तो अब सवार हो गई है और वह जानना भी चाहती है कि ऐसा तुमने क्यों कहा, किस लिए कहा। एकमात्र सत्य है, ठीक है, हम तो मानते हो इस बात को, लेकिन क्या संतान का अपमान करना यह माता पिता का उत्तरदायित्व होता है? क्या यह मेरी माँ ने मेरा अपमान नहीं किया, मेरी माँ दुष्टा है, राक्षसी है और उसी ने मुझे बर्बाद किया, इस प्रकार का जो मंतव्य है, इस प्रकार का वक्तव्य जो है, वह हमारी मनीषी निरंतर रूप से कर रही है। आपको यदि यहाँ तक समझ में आ गया हो, आपकी यदि आज्ञा हो, तो हम अब 44 पेज को स्टार्ट करते हैं। यस मैम। आगे बढ़े? जी मैम। ओके, ठीक है। हाँ, अब एक नया कैरेक्टर मंजू आ गया है, बाहर से आते हुए। एकदम गलत है। क्या एकदम गलत है? मनीषी कहते ओह मंजू, मंजू कहती हाँ हूं तो मैं ही, पर तुम किससे एकदम गलत ठहरा रही थी? मनीषी कहती है वो आज आ रही है। मंजू कहती कौन आ रही है? तुम्हारी माँ। मनीषी कहती तीव्रता से मेरी कोई माँ नहीं है, वह तो मेरी शत्रु है, मैं उससे नफरत करती हूँ। मंजू कहती हाँ, यदि प्यार नहीं कर सकती तो नफरत ही करोगी। प्यार और नफरत के सिवा माँ को कुछ और किया ही नहीं जा सकता। लेकिन मनी, विद्वान लोग कहते हैं कि प्यार और नफरत दोनों का अर्थ एक ही है। मनीषी कहती मंजू, मैं अर्थ जानना नहीं चाहती, मैं उससे बचना चाहती हूँ। भूकंप से बचना चाहती हो? मंजू ने कहा। मनीषी कहते हैं मंजू, मुझे उपदेश मत दे, ये पत्र पढ़। वो पत्र दे देती है। मंजू क्षणिक मौन हो जाती है और वो पत्र को पढ़ रही है और कहते हैं तो बात यहाँ तक पहुंच गई, वो तुम्हारे देखे बिना नहीं रह सकती और तुम उसे देख नहीं सकती। देखिए, वास्तविकता अभी आपके सामने आ गई। आज कई कई फैमिलीज में अभी जस्ट फील कर रहे हैं कि जैसे ग्रामीण आंचल की बात हम लोग करते हैं कि ग्रामीण आंचल में रहने वाली लड़कियां बड़ी समझदार होती है, बड़ी अच्छी होती है, सयानी होती है, संस्कार उसमें होते हैं, है ना। लेकिन अभी अभी जो बातें सुनने में आई है कोविड-19 की वजह से, जो अक्सर लड़कियां घर में रही तो अचानक पता नहीं कैसे उनकी मतलब संवेदना को इस प्रकार से जागृत किया गया कि लड़कियां घर छोड़कर भागने लगी हैं, और वो भी ग्रामीण एरिया की लड़कियां, जहां पर हम कहते हैं कि ग्रामीण अंचल में संस्कार बहुत होते हैं, अपनी संस्कृति पलती है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि हर जगह पर कोई ना कोई किससे डेली रोज घटनाएं घटित हो रही है। तो इस प्रकार से जब वो लड़की घर से बाहर चली जाती है, भाग जाती है किसी अपने दोस्त के साथ, 2-3 दिन के बाद उसे पता चलता है कि यार हमने तो गलत काम किया, हम तो इसके साथ घर से भाग आए, लेकिन इसके घर में तो कुछ भी नहीं है। हमारे घर में, हमने पापा के घर पर तो सब कुछ देखा है। हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, छोड़ने के लिए गाड़ी है, ले आने के लिए गाड़ी है। हमारे घर में रसोई घर बहुत अच्छा साफ सुथरा है, सारी चीज अपने घर में। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और जब इस प्रकार की हालातों का सामना वह 2-3 दिन में करती है, रिटर्न आना चाहती है अपने घर में, माता और पिता उसी के दुश्मन बन जाते हैं। आखिरकार ऐसी घटनाएं घटित क्यों होती हैं? और माता पिता अपने ही बेटा या बेटी से नफरत क्यों करने लगे हैं? ये प्यार में परिवर्तित क्यों नहीं हो पाता है? इसका रीजन साफ है, क्योंकि दोनों में अपने बच्चों को और अपने पिता को समझने की जो भाव भूमिका है समाप्त हो चुकी है।
एक दूसरे के साथ हम अब भी आपको वही बातें समझाना चाहते हैं कि अपनी पिता के साथ नहीं बनती है तो माता के साथ बनती होगी, आपकी माता के साथ नहीं बनती होगी तो आपकी बड़ी बहना के साथ बनती होगी, आपके भाई के साथ आपका बनता, आपके भाभी के साथ बनता, कोई ना कोई तो एक रिलेशन आपने मेंटेन रखा ही होगा आपके परिवार में। तो ऐसा भी रिलेशंस आपको मेंटेन करना आना चाहिए कि हर चीज हम आप उसके साथ शेयर कर सके, चाहे वो अपने पिता हो, चाहे वो आपकी माता हो। और माता पिता से साथ शेयर नहीं कर सकते हैं तो हम आपके दोस्त बनकर हम आपकी हर समस्या को सुलझाने के लिए बैठे मेरे प्यारे दोस्तों। और इसलिए हमने हमारे शुरुआत में ही दोस्त करके आपकी, जैसे ही फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ था थर्ड सेमिस्टर में, तभी हमने आप ही से नहीं FYB के लोगों को भी हमने वही बातें पूछी, वही बातें समझाई कि आप कम से कम और किसी को ना सही हम आपका दोस्त समझो, ताकि आपकी हर समस्या को हम सुलझा सकें। और एक दोस्त होने के नाते आप आपकी हर समस्या को हमारे साथ शेयर कर सकते हो बेटा। देखिए यहाँ पर अपने ही माता और अपने ही पिता के साथ किस प्रकार से नफरत भरी नजर से हमारी मनीषी देख रही है। आज तो मनीषी केवल अपनी माता की तरफ देख रही है, लेकिन जब उसे यकीन हो जाएगा कि इस प्रकार की हालत उस व्यक्ति की हुई, तब जाकर तो वो अपने पिता से भी नफरत करने लगेगी। तो यह हालत वास्तविक जीवन के साथ कितनी मिलती जुलती है, और मिलती जुलता है ये प्यार और नफरत, इसलिए हमने आपको इस सारा डिस्कशन इसी कारण बताया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आपको प्यार और नफरत इस दोनों के अर्थ को समझना है। और आपको याद दिला दूं कि प्यार नहीं कर सकती तो नफरत ही करेगी, मतलब यदि हम अपने माता पिता के साथ प्यार नहीं करते हैं तो नफरत जरूर करते हैं। तो हमें आप सभी से हाथ जोड़कर हम आपसे विनम्र गुजारिश करते हैं कि जिन माता पिता ने आप सभी को ये सृष्टि दिखाई है, उनके प्रति आपको आपका योगदान देना ही होगा। उनके प्रति आपके माइंड में अच्छे विचार ही होने चाहिए। किसी भी जगह पर यदि आपके माइंड में आपके माँ के लिए, अपने पिता के लिए कुछ भी गलत विचार आते हैं तो उन विचारों को कृपा कर दूर कर दीजिए, उनको अपना दोस्त माने। कई बार ऐसा होता है कि जब एक जैसी सूचनाओं का आंदोलन अपने दिमाग में चलता है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वहां मत जाओ, जब इस प्रकार का उपदेश हमें मिल जाते हैं, अलग अलग प्रकार की सूचनाएं पेरेंट्स के द्वारा दी जाती है ना, तब माता हो या पिता हो, बड़ा भाई हो या भाभी हो, हमें ही बेकार लगने लगते हैं। और ऐसा लगता है कि बस हम तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता। तो ये जो हमारी मनोकामना है, इसे हमें तंदुरुस्त करना होगा, हमें इसमें परिवर्तन लाना होगा, और हर एकांकिका के माध्यम से आपको नई सीख लेनी है, यह मत भूलना है। या बीओएस मेंबर ने आप लोगों को, अभ्यास मंडल ने दे दिया कि चलो ये सिलेबस है और इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, मतलब पढ़ना और पढ़ाना यह हमारा दोनों का प्रयोजन नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखियो, है ना। केवल पढ़ना है और उसे छोड़ देना है, केवल पढ़ना है और उसे छोड़ देना है, यह भाव भूमिका हमारे कल न थी और आज भी नहीं है, ध्यान में रखना है। तो आपको पढ़ना भी है, हमें पढ़ाना भी है, और साथ में आपके हर धमनियों में उसे उतारना भी है, आपको अपने आचरण में भी लाना है। चाहे जितने भी बच्चे, अब देखिए एडमिशन स्क्रॉल पर अपने यहाँ पर ढेर सारे बच्चे दिखाई देते हैं, और जब हम लेक्चर्स लेते हैं तो 5 या 6 होते हैं, तो ठीक है, इन 6 लोगों के लिए सही, और बाद में तो ये अपना वीडियो यूट्यूब पे चला जाता है, तो उन बच्चों के लिए भी, जो बच्चे हमारे लेक्चर्स को सुनते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये एकांकिका उतनी महत्वपूर्ण है जितने कि आपके घर में रहने वाले आपके माता एवं पिता। तो उनको बराबरी से आप उन प्यार दीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, यही आपसे गुजारिश है। आगे बढ़ते हैं। मंजू उसे समझाती है कि भूकंप से बचना चाहती हो, और वह उन सभी उपदेशों से बचना चाहती है, पत्र दे देती है पढ़ने के लिए। मतलब मनीषी कहती है कि वो उसे देखना चाहती है, मैं उससे मिलना भी नहीं चाहती। वह अपने को कैसे माँ कहती है, जब बेटी को जरा सा सुख मिला तो वह पहुंची विष पिलाने के लिए। मंजू कहती शुक्र है तुमने अपने को उसकी बेटी माना, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी माँ है तो माँ की भी तो बेटी होगी, उसका भी तो कोई कर्तव्य होगा, उसका भी तो उत्तरदायित्व होगा। मनीषी कहती मंजू तुझे इतना सुख मिला है कि तेरा सिर ही फिर गया है।
मंजू कहती सुख तो अपने अंदर है, कहीं से मिलता नहीं पगली। और जैसा सिर मेरा फिरा, भगवान करे सबका फिरे। मनीषी कहती है मंजू तू यहाँ से चली जा। मंजू अच्छा अच्छा मैं चली। मतलब देखिए कि जो हमें उपदेश देते हैं ना, जो हमें बार बार सलाह देते हैं, वैसे लोग भी हम लोगों को टाइम पर नहीं चलते। चली जाए यहाँ से, मेरे आंखों के सामने से निकल जा। हमारी कितनी प्यारी सहेली होती है तो हम उसे निकाल देते हैं। मंजू कहती अच्छा अच्छा मैं चली। मनीषी कहती ओह मंजू, मंजू तो समझती क्यों नहीं, तू मेरी सहायता क्यों नहीं करती। मेरी माँ यहाँ आ गई और मेरे पति और उनकी माँ को पता लग गया तो। मंजू कहती तो गजब हो जाएगा। मेरी सास कुछ समझे या न समझे, पर मनुष्य बड़े शक्की होते हैं। मनीषी कहती यही तो। मंजू कहती अच्छा जरा मैं बैठ जाऊं। तो एक काम करें, मतलब वो बैठ जाती है, पूछती है कि मैं बैठ जाऊं। मनीषी कहती क्या। मंजू कहती है तुम्हारी मौसी तो तुम्हें बहुत प्यार करती है। मनीषी कहती वो प्यार के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। न कोई नाता, न कोई रिश्ता, दूर दराज का संबंध तक नहीं, लेकिन प्यार इतना कि देखिए ना, कि उसे उस औरत में से प्यार झलकता है, उसका रिश्ता झलकता है, उसका नाता झलकता है। दूर दराज का कोई संबंध न होने के बावजूद भी उसका अपना रिलेशन है, ऐसा लग जाता है। अब देखिए मंजू क्या कहती है। प्यार करने के लिए नाते रिश्ते की आवश्यकता नहीं होती मनीषी, बल्कि अक्सर ये नाते रिश्ते प्यार की राह के रोड़े बन जाते हैं। कितनी यथार्थवादी बात यहाँ पर हमारे मंजू ने कही है। टू बी अंडरलाइन दिस वर्ड, आप इस वर्ड को, इस वाक्य को आपके सुपर दिमाग में उससे कंप्यूटराइज करके रखिएगा। क्या कहती है, पढ़ो उसे जरा। रीना आप पढ़ोगे, रीना आप पढ़ोगे और पूजा या पल्लवी आप उसका अर्थ बताओगे। और कितने लोग दिखाई मुझे यहाँ पर ना वैसे लोग नहीं दिखाई देते कितने लोग जुड़े, ताकि मैं नामों के साथ एक बार नाम रिपीट करवा दो। पल्लवी कितने लोग जुड़े हैं। पल्लवी, प्राची, रीना और रूपाली सोनवने, नन्नवरे हाँ रूपाली और जी, पूजा शर्मा। रूपाली जी आप बता सकती हो इस वाक्य का अर्थ। बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप में से कोई है जो हमें इस वाक्य का अर्थ बता दे। मैम मैं बताने की कोशिश करूँ। बिल्कुल नहीं, आप नहीं, ये जो सोए हुए लोग हैं उनको थोड़ा सा जगा दे अपन। कौन कौन सोया है, अभी सोने का समय नहीं है, कोई किचन में तो काम नहीं कर रहा है। नो पल्लवी, मैम। पल्लवी गुड। पल्लवी, रीना, रूपाली, और कौन है, और कौन कोई जुड़ा। नहीं मैम। चलिए पल्लवी, प्राची, रीना, रूपाली। पल्लवी, पल्लवी सो गई। रीना, रीना, प्राची, रूपाली, क्या चल रहा है आप लोगों का, आप लोग सुन रहे हो या कहीं पर डाल दिया मोबाइल, है तो सुनना चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं आप लोगों से। सुन रहे हैं मैम। अरे आप सुन रहे हो, ये बच्चियां क्या कर रही है। पता नहीं मैम। चलिए ठीक है, पूजा आप ही बता दीजिए इसका वाक्य का अर्थ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्यार करने के लिए नाते रिश्ते की आवश्यकता नहीं होती मनुष्य, बल्कि अक्सर ये नाते रिश्ते प्यार की राह के रोड़े बन जाते हैं। मैम मतलब वो जो मंजू है वो उसको समझा रही है कि कोई भी रिश्ता हो तो जरूरी नहीं कि वो हमें प्यार करे, तो ही वो रिश्ता हमारे लिए रिश्ता माना जाए। हम्म, बिल्कुल सही है। फिर वो कहती है कि बल्कि अक्सर ये नाते रिश्ते प्यार के राह में रोड़े बन जाते हैं। मतलब कि ये जो रिश्ते नाते होते हैं प्यार से बने हुए, ये अक्सर हमारे बीच में मतलब दरार वगैरह आ जाती है या हम कोई कार्य करते उसके बीच में आके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही बेटा। देखिए जब हम किसी व्यक्ति के साथ प्यार करते हैं ना, तब हम उसकी जाति नहीं देखते हैं, उस रिश्ते की आवश्यकता नहीं कहलाते हैं।
बस प्यार तो प्यार हो जाता है। और यहाँ पर हमें उसी बात की ओर संकेत देना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो रिश्ते प्यार के राह के रोड़े बन जाते हैं। मनीषी कहते, ठीक ही कहती हो, लेकिन अब तो तुम मुझे काम करने के लिए कह रही थी। मंजू कहती, हाँ वही तो कहती हूँ, तुम सब बातें इस मौसी से कह दो। क्या? कांपती है और कहती, क्या? मंजू कहती, हाँ तुम मौसी से कह दो कि तुम्हारी माँ 3 महीने से तुम्हें पत्र लिख रही है, वो तुमसे मिलना चाहती है, वो आज आ रही है। मनीषी कहती, यह सब उनसे कह दूं? मंजू कहती, हाँ। मनीषी कहती, लेकिन वह क्यों आ रही है? उसे यही आने का अधिकार है। वह मेरी कौन होती है उसके कारण? अब वो तो जवाब सवालों पर सवाल कर रहे कि उसे आने का क्या अधिकार है, वो मेरी को होती कौन है आखिरकार? मंजू कहती, उससे कारण क्या हुआ, वो मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन एक बार तुम मौसी से कर देखो ना, मतलब कहकर तो देखो तुम मौसी से क्या होता है। मनीषी कहती, यह सब उनसे कह दूं? वो कहती, हाँ। मनीषी कहती, लेकिन वह आ क्यों रही है? उसे यहाँ आने का अधिकार क्या है? वो मेरी कौन होती है उसके कारण? मंजू कहती, उसके कारण क्या हुआ वह मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन एक बार तुम मौसी से कहकर तो देखो। मनीषी कहती, कहने से कोई लाभ नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मैं उसे देख नहीं सकती। मंजू कहती, देख नहीं सकती? देख नहीं सकती? नहीं मनीषा, अपने को धोखा मत दो, तुम उसे देखने को आतुर हो, तुम मन ही मन उसके रूप की कल्पना करती हो, तुम अपने दिल में उसकी मूर्ति बनाती हो। मनीषी, मंजू बंद कर या बकबक। मंजू कहती है, सच्ची बात को अक्सर लोग बकबक कह देते हैं, तेरा इसमें कोई अपराध ही नहीं है। फिर तेरे मन में तेरी माँ की जो मूर्ति है वो बड़ी भयानक है ना? उसका मुख क्रोध से विकृत है, उसकी आंखें नफरत से लाल है, उसके दांत आगे को निकल आए हैं, उसके बाल रूखे और उलझे हैं। मनीषी कहती, मंजू, मंजू तुझे हुआ क्या है? तू मुझे जला क्यों रही हो? मंजू कहती है, क्योंकि जले हुए को जलाने में मजा आता है। हंस पड़ती, पगली मेरी बात मान ले। और उतने में बादल आ जाता है। बादल कहता है, ओ मंजू आई, ओ मंजू आई है। अरे भाई, तुम अपनी सखी को समझाती क्यों नहीं, ये क्यों जलती रहती है? मंजू कहती, वाह भाई साहब, बादल होकर मुझे कहते हो कि मैं किसी जलन को बुझाऊं? बादल कहता है, भाई हम तो गरजने वाले बादल है, बरसते नहीं। अब देखिएगा दोनों में किस प्रकार का वक्तव्य चल रहा है कि मैं तो गरजने वाला बादल हूँ, बरसने वाला नहीं हूँ। तो तुम ही अपनी सहेली को जो जल रही है उसकी आग को बुझा दो। यहाँ तक समझ में आया पूजा आपको? यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़े। पल्लवी, प्राची। यस मैम। ओके ओके, पल्लवी आप कहाँ थे बेटा अब तक? रीना आप कहाँ थे? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अभी वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बादल, मंजू और मनीषा। अभी मंजू कहती है, बस बिजलियां गिराते हो। बादल कहते, जो तुम समझो, मैं दफ्तर चला। सुनो मनी, मैंने जाने का निश्चय कर लिया है, अभी जाकर छुट्टी का प्रबंध करता हूँ, कल चल सकते हैं। अब देखिए, अब वो दोनों भी बाहर जाना चाहते हैं। मंजू कहती है, बाहर जा रहे हो, मुझे भी ले चलोगे? बादल कहता है, तू चल सकती है सच? मंजू कहता, अरे भाई साहब, हमें कौन ले चलता है, सब तो बस कहने की बात है। बादल कहता है, बस इतनी जल्दी हथियार डाल दिए? अच्छा मैं चला। मंजू कहती है, भाई साहब मैं भी आ रही हूँ। अच्छा, अच्छा मनी, मैं भी चली। और धीरे से, घबराने की कोई बात नहीं, सब बातें मौसी को बता देना, फिर जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। और वो चली जाती है, परामर्श दे देती है अपनी सहेली को कि जो बातें हैं वो अपनी मौसी को बता देना। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। ओके, देखिए कमला क्या कहती है। कमला कहती है, मनीषी बेटी आओ तुम भी कुछ खा लो। मनीषी कहती है, एकदम आकर मौसी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। कमला कहती है पास आकर, क्या कहा तुमने, मुझसे क्या कहना है?
मनीषी कहती कुछ बातें कहनी है। कमला कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर करो, पर आज मुझे जरा जल्दी जाना है, कल न कर लोगी? मनीषी कहती नहीं मौसी, अभी करूंगी। मौसी आप मुझे कितना प्यार करती हैं। कमला कहती है अच्छा अच्छा कर, पर अरे क्या, आंखों में पानी क्यों भर आया? मनीषी कहती है मौसी मैं बड़ी अभागिन हूँ। कमला कहती है ऐसा घर वर पाकर भी अपने भाग्य को कोसते हैं, वे सचमुच अभागे होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ खबरदार जो। मनीषी कहती मौसी आप समझी नहीं, इसी सुख के कारण मैं किसी की आग का कांटा बन गई हूँ। वह मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है। कमला कहती क्या कहा, कोई क्या करना चाहता है? मनीषी कहती है मेरे पति को। कमला कौन है, कौन? मनीषी कहती है मेरी माँ। कमला ठगी सी, क्या कहा तुमने, तुम्हारी माँ? मनीषी कहती हाँ। कमला लेकिन तुम्हारी माँ से क्या संबंध? मनीषी कहती उसने मुझे ढूंढ निकाला है, वो मेरे पास आना चाहती है। कमला कहती मैं समझी नहीं। मनीषी कहती उसने मुझे पत्र लिखा, वह बार बार 3 महीने से मुझे पत्र लिख रही है। कमला कहती 3 महीने से पत्र लिख रही है, कहाँ से? इसी शहर से। मनीषी कहती है कमला वह इसी शहर में है और तुमसे मिलने नहीं आई? मनीषा आवेश में, मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहती, मैं उससे नफरत करती हूँ जो अपने सुख के लिए मुझे 4 वर्ष की आयु में छोड़कर चली गई, जिसने मुझे माँ के सुख से वंचित किया, जिसने मुझे अभाव और अपमान में तड़पने को विवश किया, वह मेरी माँ होने का दावा कैसे कर सकती है? कमला कहते मनीषी शांत हो बेटे, तेरी सारी कहानी मैंने सुनी है, तेरे दर्द को मैं समझती हूँ। तेरे पिता का जब देहांत हुआ तब तो 2 वर्ष की थी, तेरी माँ युवती थी। 2 साल उसने रो रो कर काटे, पर फिर वहां न रह सकी। तेरे बाबा के विरोध के बावजूद वह चली गई। मनीषी दादी कहती थी कि बाबा ने उसके पैरों पर टोपी रख दी, लेकिन कमला कहती है मैंने सुना है बेटी, सब कुछ सुना है। यह भी सुना है कि वह तुम्हें ले जाना चाहती थी, पर तुम्हारे बाबा ने तुम्हें जाने नहीं दिया। मनीषी कहते नहीं नहीं, ये गलत है, वो मुझे ठुकरा गए, वो मुझे प्यार नहीं करती थी, वह अपने को अपने सुख को प्यार करती थी। कमला कहती और तुम अपने सुख को प्यार करती हो, इसमें क्या बुरा किया? दुनिया में ऐसा ही होता है। मनीषी मनीषी कांप रही है, कहती मौसी। कमला कहती मैं गलत कहती हूँ, तुम उससे इसलिए तो नफरत करती हो कि उसने तुम्हारे सुख का ध्यान नहीं रखा। मनीषी कहती है मौसी एकदम टूट कर, मौसी आप नहीं जानती कि मुझ पर क्या क्या बीती है, मैं कितनी अभावों में तड़पी हूँ, कैसे कैसे अपमान की आग में झुलसी हूँ। सब बच्चे माँ बाप की बातें करते थे और मैं रोती रहती थी। जब बच्चों के माँ बाप उन्हें प्यार करते थे और मैं प्यार के 2 शब्दों के लिए तरसती रहती थी। माँ बाप बहुतों के मर जाते हैं, तब दूसरे लोग उन्हें बच्चों से सहानुभूति प्रकट करते हैं, पर पर मुझे वेश्या की बेटी तक कह देते थे। कमला कहती है क्या, क्या कह देते थे? वे सब दुष्ट थे, पशु थे, पापी। मनीषी कहता और मेरी माँ क्या थी? सती, साध्वी। तुम्हारी माँ न तो सती थी न साध्वी थी, वह मात्र एक स्त्री थी। वह एक ऐसी स्त्री थी जो सती होने का ढोंग न रच सकी। मनीषी कहती मौसी आप मेरी माँ का पक्ष ले रही है। कमला कहती है जिस पर आक्रमण किया जाता है उसका पक्ष लेना ही चाहिए। क्या मैंने तुम्हारा पक्ष नहीं लिया क्या? मनीषी कहती है मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि आपके कहने पर ही ये लोग मुझे स्वीकार कर सके हैं, आपकी कृपा से ही मैं यहाँ हूँ। आपने तब मेरी रक्षा की, तो आज भी बताइए मैं क्या करूँ? मेरी माँ को 15 वर्ष बाद क्या प्रेम उमड़ा कि वो मुझसे मिलने को बेचैन है? उससे मेरा सुख क्यों नहीं देखा जाता? क्यों मेरे सौभाग्य को दुर्भाग्य में पलट देना चाहती है? देखिए दोनों माँ और बेटी का संवाद कितना यथार्थपूर्ण, कितना प्यारा संवाद है। दोनों भी संवेदनाओं से भरे हुए हैं। एक जगह पर माँ जो अपनी बेटी होती है और उस बेटी को समझाने का सफल प्रयास कर रही है। कमला कहती है आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं।